एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लेयर बाय ज्योति। आज मैं आप सभी के लिए सीडीपी का ही नेक्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ, नैतिक विकास, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, या फिर बोल सकते हैं इसको नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। ये सीटेट, यूपी टेट या फिर किसी भी स्टेट के टेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो सारे स्टेट के टेट होते हैं ऑलमोस्ट उनका सिलेबस सेम ही होता है। अगर और सीडीपी हर स्टेट पे पूछा जाता है, तो ये खास करके सीटेट और यूपी टेट, या फिर आप बिहार या झारखंड का टेट देने की तैयारी में है, तो इसमें मैं आपको चैप्टर वाइज करवा रही हूँ, जिसमें मैं इससे पहले आपको संज्ञानात्मक विकास और ये जो मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है, भाषा का विकास है, किस किस प्रकार से किस किस स्टेज में कैसे होता है, ये सब पढ़ा चुकी हूँ। और ये जो 3 स्टेजेस होते हैं, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस वाला, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। आज का टॉपिक है हमारा मोरल डेवलपमेंट, या फिर बोल सकते हैं कि नैतिक विकास। इसमें नैतिक विकास में कल पढ़ा ही चुकी हूँ, इसमें आज देखेंगे कि नैतिक विकास के लिए जो सिद्धांत है कोहलबर्ग का, वो क्या है, उसके बारे में डिटेल में जो है देखेंगे। इससे पहले मैं आपको नैतिक विकास एक बार रिपीट करवा देती हूँ, ताकि सब कुछ याद आ जाए, फिर पढ़ते हैं। और साइंस की भी क्लासेस चल रही हैं, अगर आप साइंस वर्ग से होंगे तो उसको देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि उसमें भी चैप्टर वाइज चल रहा है ये। और आपके एग्ज़ाम से पहले जो सीटेट दिसंबर का एग्ज़ाम है, इससे पहले ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं नैतिक विकास बता देती हूँ। मोरल डेवलपमेंट, बालक में नैतिकता का विकास सामाजिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। मैं इसको हालांकि कल बहुत डिटेल में पढ़ाई थी। जो सामाजिक अंतःक्रिया होता है, सोशल इंटरेक्शन होता है, उसी के द्वारा क्या होता है, बच्चे का ये जो नैतिक विकास है वो होता है। जैसे मान लीजिए नैतिक विकास में क्या आ जाता है, किसी का रेस्पेक्ट करना। एज एग्जाम्पल बहुत सारी चीज़ें आती हैं नैतिक विकास में, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेती हूँ किसी का रेस्पेक्ट करना। तो क्या होता है, अगर वो अपने से बड़ों, कोई भी बच्चा होगा, अगर वो अपने से बड़ों मतलब देख रहा है कि हमारे पापा जो हैं वो अपने पापा का रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो भी अपने पापा का क्या करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। ये होता है सामाजिक अंतःक्रिया। और उसके लिए तो आपको पता होगा कि जब बच्चे का पहला सोशलाइजेशन होता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, फैमिली से स्टार्ट। फैमिली भी उसके लिए समाज का सोशलाइजेशन का ही पार्ट है, फैमिली भी। तो सबसे पहले सोशलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, वो फैमिली से स्टार्ट होता है। तो फैमिली से होगा, फिर घर से बाहर निकलेगा, आसपास पड़ोस से होगा, फिर विद्यालय में जाएगा, विद्यालय से होगा। तो यही इसमें कहा गया है, बच्चे समाज के संपर्क में आने पर सामाजिक व्यवहारों का अधिगम करते हैं। वो सिर्फ समाज के संपर्क में आएंगे, आसपास अपने लोगों को देखेंगे, वो कैसे किसी मामले पे रिएक्ट कर रहे हैं, तभी तो वो जान पाएंगे कि ये हमें कैसे रिएक्शन देना है किस टॉपिक पे। फिर देखिए यहाँ पे मैं बताई थी जोन्स के अनुसार, अगर आप टेट की तैयारी, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। निश्चित समय या स्थान के आदर्शों के प्रति अनुरूपता का प्रदर्शन ही नैतिकता। अनुरूपता का प्रदर्शन मतलब कि कोई जैसा उसका समाज है उसी के हिसाब से खुद को ढाल लेना, समाज के नियमों को, समाज के आदर्शों का पालन करना, यही है नैतिकता का विकास। फिर नैतिक विकास की कुछ विशेषताएं थी। इसके अंतर्गत समाज के कुछ नियम सीखा जाता है, हम बस शॉर्टकट में ही देखेंगे क्योंकि मैं कल पढ़ा चुकी हूँ इसको, जिससे उन्हें सही गलत के व्यवहार के में अंतर्गत पता चल पाता है। वो जब समाज के कुछ नियम सीखेंगे, तभी तो वो जान पाएंगे कि सही व्यवहार कौन सा है और गलत व्यवहार कौन सा है। जैसे मान लीजिए कोई, मैं कल एग्जाम्पल दी थी कि मान लीजिए समाज, वो घर से बाहर निकल रहा है, देख रहा है किसी ने चोरी कर लिया, उसको पिटाई हो, उसको लोग क्या कर रहे हैं, मिलके पीट रहे हैं, तो फिर उससे में आ जाएगा ये जो चोरी करना है ये गलत व्यवहार है। ये क्या है, ये गलत व्यवहार है, ये गलत काम है। वहीं कोई किसी का हेल्प कर दिया, उसे लोग जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उसे पता चल जाएगा कि हाँ ये अच्छा काम है। ये होता है, ये कहा जा रहा है। नैतिक विकास में सीखे गए नियम व्यक्ति के अपने व्यवहार को निर्धारित करते हैं। बिल्कुल, जो बाहर से सीखेगा वो उसके बिहेवियर में वो आएगा। फिर नैतिक विकास की प्रक्रिया उम्र बढ़ने के साथ मजबूत होती जाती है। आप देखे होंगे जब इन्फेंसी स्टेज में होता है तो बच्चा, इसमें बोला भी गया है, तो वो जो ये क्वेश्चन भी बनता है कि वो इन्फेंसी स्टेज में बच्चा क्या होता है, ना नैतिक होता है ना ही अनैतिक होता है। वो उसके अंदर ना ही अच्छाइयाँ होती हैं ना ही बुराइयाँ होती हैं। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है वो समाज से सीखता जाता है, जैसा उसका समाज होता है वैसे ही वो बन जाता है। और नैतिक विकास क्या है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल। फिर देखते हैं बचपनावस्था में नैतिक विकास, यही बोला जा रहा है, ना तो नैतिक होता ना तो अनैतिक होता है, मतलब गैर नैतिक होता है। इसके बाद ना ही उसमें अच्छाई होती है जन्मजात, और ना ही बुराई होती है। आप देखे होंगे बचपन अवस्था में बच्चे अगर कुछ गलती कर भी देते हैं तो उन्हें अफसोस नहीं होता, क्योंकि उन्हें एहसास ही नहीं कि ये गलत है, उन्हें पता ही नहीं कि ये काम गलत है। बाल्यावस्था में नैतिकता की आधारशिला पड़ती है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि नैतिकता की आधारशिला कहाँ पड़ती है, किस स्टेज में पड़ती है, तो वो आप आंसर देंगे बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड वाले स्टेज में। उत्तर बाल्यावस्था में प्रवेश करते करते बच्चे कई समूह के सदस्य, अगर समूह, ये भी क्वेश्चन बनता है कि समूह ग्रुपिंग कब होता है, तो चाइल्डहुड वाले एज में होता है ये अपनी गलती पर अफसोस करना भी सीख जाते हैं। वहीं इन्फेंसी स्टेज में अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो कुछ नहीं, ऐसा मतलब गलत होगा। ये कब अफसोस करना सीख जाते हैं, कब इनको पता चल जाता है ये गलत है ये सही है,
जब ये चाइल्डहुड वाले एज में आते हैं। फिर किशोरावस्था में देखिए, किशोरावस्था में आपको पता होगा कि सामाजिक विकास हो, नैतिक विकास हो, समयघातक विकास हो, कुछ भी हो, उसमें क्या आ जाती है, मेच्योरिटी आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है। तो ये कॉमन सी बात है। इस अवस्था में बालक में नैतिक भाषा की बहुलता भी आ जाती है। जो नैतिक भाषा है, रिस्पेक्ट वाले, जैसे अच्छे से किसी से बात करना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और देखिए, प्रत्येक किशोर के बालक क्या होता है, नैतिक ही होता है जब तक कि उसे कुछ अलग सा एनवायरनमेंट ना मिले जिसमें वो अपराधी निकल पाए, क्योंकि अपराधी जो निकलते हैं उन्हें अलग एनवायरनमेंट मिलता है, उनको उनका अच्छे से परवरिश नहीं हुआ रहता है। इस अवस्था में अनैतिक और असभ्य आचरणों का जन्म देखिए मुख्यतः किससे होता है, परिवार और समाज के दूषित वातावरण के कारण ही होता है। इसमें क्या होती है, विवेक शक्ति और ज्ञान पूरी विकसित हो जाती है। वह अपने भीतर आत्मसंयम और जो खुद को कंट्रोल करने वाली चीज़ें हैं वो उसके अंदर आ जाती है। अब चलिए हम देखते हैं अब अपना आज का टॉपिक, कोहलबर्ग कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। ये विकास जो लिखा है ये गलत है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्थाएं, या वो इसे ये भी बोल सकते हैं कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। अगर कहीं भी सेंटेंस चेंज करके दिया रहे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये वही है, सेम चीज़ है, स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ये वाला ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं, कोई ऐसा टेट का एग्ज़ाम नहीं होता जहाँ पे इसमें क्वेश्चन बने ना। जैसे देखिए सीटेट, यूपीटेट या स्टेट टेट में बस इतना ही अंतर है। जो सीटेट होता है उसमें ये जो बड़े बड़े सेंटेंस हैं ऐसे क्वेश्चन बनेगा, वहीं जब यूपीटेट है तो उसमें ये जो मैं लिखी हूँ ब्लू कलर का फैक्चुअल क्वेश्चन उसमें बनेगा। ये डिफरेंस होता है यूपीटेट सीटेट के एग्ज़ाम में। लेकिन हम जब डिटेल में, आपको ये भी पता होगा, जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो फैक्चुअल चीज़ें ऑटोमेटिक हमारी तैयार हो जाएंगी। चलिए देखते हैं, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं बताई हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की, मोरल डेवलपमेंट की कुल 6 स्टेजेस जो है उनका वर्णन किया है। देखिए पहले 6 अवस्थाएं उन्होंने बनाई हैं, 6 अवस्थाएं बनाई हैं, लेकिन उनको क्या कर दिया गया है, दो में बांट दिया गया है। दो में बांट दिया गया है, इसलिए कितना पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए। किंतु उन्होंने दो अवस्थाओं को रखकर उन्हें 3 स्तरों में बांट दिया गया, क्योंकि 6 है तो 3 ऑटोमेटिक होगा, दो रखे हैं। पहला स्टेज देखते हैं, इसमें है पहला स्टेज प्री कन्वेंशनल स्तर, या बोलते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज, इसे बोला जाता है। इसमें देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला क्या होता है, आज्ञा एवं दंड की अवस्था। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि आज्ञा एवं दंड की अवस्था किस स्टेज में आता है, तो आप क्या लगाएंगे, प्री कन्वेंशनल स्टेज। अगर एज की बात की जाए तो देखिए इसमें क्या होता है, ये आपको पता होगा बाल विकास के कितने सालों का अध्ययन किया जाता है, 18 सालों का, वही तो होता है 0 से 10 ईयर का। अब आप इसमें 6 स्टेज इन्होंने बनाया है, फिर उसको 3 स्तर में बांट दिया, तो एक स्तर का कितना पड़ेगा, 6 साल पड़ेगा। तो पहला क्या होगा, 0 से 6, फिर दूसरा क्या होगा 6 से 12, फिर क्या होगा 12 6 18, ऐसे होता है इसमें। अब ये जो होता नहीं है, ये जो विशेषताएं बताई जा रही हैं, ये 0 से 6 ईयर के, 0 का मतलब होता है जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चे के लिए बताई जा रही हैं। क्या है, आज्ञा एवं दंड की अवस्था। आप देखे होंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, अभी मैं बताऊंगी इसको डिटेल में, पहले देख लेते हैं इनकी अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। पहला क्या है, आज्ञा एवं दंड की अवस्था। ये पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि आज्ञा एवं दंड की अवस्था किस स्टेज में है, तो उसमें ऑप्शन में रहेगा कि प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। ये किस में है, प्री कन्वेंशनल में, इसको रट लीजिएगा बिल्कुल। अहंकार की अवस्था, आपको पता होगा जो बच्चे होते हैं छोटे इन्फेंसी एज में तो क्या होते हैं, ईगो सेंट्रिक होते हैं वो। अहंकार की अवस्था, आज्ञा दंड की अवस्था, ये किस में है, प्री कन्वेंशनल स्टेज में है। फिर है कन्वेंशनल स्टेज आता है, ये हो जाएगा 6 to 12 ईयर, इसमें भी 3 बटेगा, 6 से 3 एक हो जाए, नहीं 6 से 9 एक हो जाएगा, एक 9 से 12 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता है ये एज, 6 to 12 है ये। इसके बाद क्या है, इसमें क्या क्या है, प्रशंसा की अवस्था, पूछ लिया जाएगा कि प्रशंसा की अवस्था किस स्टेज में आता है, तो ये किस में आता है, कन्वेंशनल में। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, ये जो प्रशंसा की अवस्था, वो कोई भी काम करेगा तो वो प्रशंसा के लिए, अप्रिसिएशन के लिए करेगा, कि लोग मुझे अच्छा बोलेंगे, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। और वहीं सामाजिक व्यवस्था के प्रति जो सम्मान की अवस्था, जो समाज में रूल एंड रेगुलेशन बने हैं, उसकी जो समाज की परंपराएं हैं, जो मतलब जो भी व्यवस्था बनाया गया है समाज के द्वारा, उसको उसके प्रति क्या उसके मन में आएगा, सम्मान की भावना आना शुरू हो जाएगा। फिर चलिए देखते हैं, थर्ड वाला है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। थर्ड वाला स्टेज जो है ये पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है। इसमें देखिए 2 चीज़ें आती हैं, सामाजिक समझौते की अवस्था और विवेक की अवस्था। इन दोनों में आप याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न हो सकता है। ये देखिए क्या है, ये वाला सामाजिक व्यवस्था के प्रति
सम्मान की अवस्था, ये देखिए, और ये है सामाजिक समझौता। इसमें क्या आ रहा है? समझौता आ रहा है, इसमें समझौता आ रहा है। इस बात को ध्यान रखिए, जैसे समझौता आ जाए तो वो पोस्ट कन्वेंशनल में हो जाएगा, लास्ट वाले स्टेज में। बच्चे बड़े होंगे तभी तो वो समझौता कर पाएंगे, खुद को मैनेज कर पाएंगे। तो ये किस में आ जाता है? 12 से 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों की बात ही हो रही है पोस्ट कन्वेंशनल में। वहीं अगर सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की बात हो तो ये कन्वेंशनल में आएगा। ये इस बात को ध्यान रखिएगा, इसी से जो क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि इसमें कंफ्यूज होने का चांस ज़्यादा रहता है। फिर है विवेक की अवस्था, स्टेज ऑफ इंटेलिजेंस और सैनिटी बोलेंगे इसे। विवेक की अवस्था, इसमें क्या होती है? बुद्धि जो होती है उसका भी पर्याप्त विकास हो चुका होता है, इसलिए इसे विवेक की अवस्था भी बोलते हैं। आप देखिए, इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। कोई भी बच्चा होगा समझौता कब करेगा? जब उसके अंदर क्या आ जाएगी? बुद्धि आ जाएगी। जब उसके अंदर इंटेलिजेंस आ जाएगा, बुद्धि आ जाएगी, प्लस वो बड़ा हो जाएगा, तब वो समझौता कर पाएगा, तब वो समझ पाएगा कि हाँ कोई उसे समझा रहा है तो समझ पाएगा, खुद को मैनेज तभी वो कर पाएगा। तो इसी से दोनों रिलेट करके आप देख सकते हैं कि बड़ा जब उसके अंदर बुद्धि आएगी तभी वो समझौता कर पाएगा। ऐसे देख लीजिए, जब बच्चे के अंदर बुद्धि आएगी मतलब विवेक आएगा, तभी क्या होगा? वो समझौता कर पाएगा। मतलब विवेक की अवस्था, समझौता की अवस्था, ये लास्ट में है। और ये कब होता है? ये बड़े होने पे होता है, मतलब कि लास्ट वाले स्टेज में, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। वहीं समाज के प्रति सम्मान और प्रशंसा की अवस्था, ये एप्रिसिएशन, ये होता है कन्वेंशनल वाले में, चाइल्डहुड जिसे बोलते हैं। अब एक एक पढ़ते हैं कि है क्या ये। आज्ञा एवं दंड की अवस्था किस में आता है? प्री कन्वेंशनल में। या इसको रटना आपका काम है, ठीक है? प्री कन्वेंशनल में। रटिए मत, इसको समझिए आप कि आज्ञा एवं दंड की वजह से अगर आप कोई भी आसपास का बच्चा या फिर अपने घर में बच्चे को उठा लेंगे और उसको देखेंगे, मतलब कि अपने ही एज पे, मान लीजिए 0 से 6 साल तक आपको याद नहीं रहता अपना, तो वो अपने घर में जो आसपास के बच्चे हैं उस पर देखिए, फिर इसके बाद अपने ऊपर ही अगर आप अप्लाई करके देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा कैसे कैसे बच्चे होते हैं। इससे जो आंसर होगा वो गलत होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप यूपी टेट या फिर किसी स्टेट के टेट की तैयारी कर रहे हैं तो फैक्चुअल चीज़ें रटिएगा। फिर इस अवस्था में बच्चे का चिंतन दंड के भय से प्रभावित होता है। बच्चे का जो चिंतन होता है, थॉट होता है, थिंकिंग होता है, वो किससे? दंड के भय से। इस अवस्था में जो कुछ भी वो करेगा वो किससे करे, क्यों करेगा? दंड की वजह से ही करेगा। मान लीजिए कोई गार्जियन है, वो बच्चे को कुछ करने के लिए बोले कि तुम पढ़ो बैठ के, इसके बाद वो पढ़ा नहीं और उसको क्या किया गया? उसको दंडित किया गया, उसको पनिश किया गया, ठीक है? उसको पनिशमेंट मिला। फिर वो क्या होगा? वो आगे से जब बोलेंगे तो वो उसको पनिशमेंट ना मिले इस वजह से वो क्या करेगा? पढ़ने के लिए बैठ जाएगा। तो वो किस वजह से कर रहा है? वो भय की वजह से ही कर रहा है। इसीलिए इसको दोनों को रिलेट कर लिया गया है कि आज्ञा एवं दंड की अवस्था। मतलब आज्ञा का अनुपालन, आज्ञा का पालन वो इसीलिए करेगा क्योंकि उसे क्या करना है? दंड से बचना है। ऐसे ट्रिक से याद करिएगा। आज्ञा ट्रिक नहीं, इसको समझना है, ये रियलिटी है। आज्ञा क्या होगा? कोई भी आज्ञा दिया, ऐसे कहानी सा बना लीजिएगा मन में, कोई भी आज्ञा दिया, उस आज्ञा का पालन वो बच्चा जो है वो क्यों करेगा? क्योंकि उसे दंड से बचना है। तो इसलिए आज्ञा एवं दंड की अवस्था वो बहुत छोटा है। इसलिए इस अवस्था में बच्चे का चिंतन दंड के भय से प्रभावित होता है। आज्ञाओं का पालन न करने तथा उसके फलस्वरूप दंड पाने पर यह बच्चा सोचने लगता है कि दंड से बचने के लिए आज्ञा पालन करना आवश्यक है। वो समझने लगता है कि हमें केवल इनकी आज्ञा का पालन इसलिए करना है क्योंकि मुझे दंड से बचना है। फिर है, इस प्रकार नैतिक विकास के प्रारंभिक अवस्था में दंड को ही बच्चों की नैतिकता का मुख्य आधार बताया जाता है। वो दंड की वजह से ही मान लीजिए कुछ कर रहा है, आपके आदेश को, आपकी आज्ञा को मान रहा है, वो दंड से बचने के लिए ही, पनिशमेंट से बचने के लिए कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तरीके से उसके अंदर नैतिकता तो आ ही रही है। तो बेस जो बनता है वो नैतिकता का वहीं बनने लगता है। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि नैतिकता का, कोलवेर के अनुसार नैतिकता का जो मुख्य आधार होता है वो क्या होता है? नैतिक विकास के प्रारंभिक अवस्था में दंड, ये आंसर होगा। फिर है, जिन कार्यों को करने पर बच्चा दंड पाता है उसे अनैतिक मानने लगता है। जब वो दंड पाता है, मान लीजिए कि वो पढ़ा नहीं और उसे क्या किया गया? पनिशमेंट मिला, तो वो समझ जाएगा कि ये अनैतिक है, ये खराब काम है, ये अच्छा काम नहीं है। और जिन पर वो दंड नहीं पाता उसे वो नैतिक कार्य समझने लगता है। जो और जिन पे नहीं पाता, मान लीजिए पढ़ लिया, उस पे वो दंड नहीं मिला, तो उसे पता है कि जो पढ़ना है अच्छा काम है और ये जो है नहीं पढ़ना वो बुरा काम है। फिर चलिए देखते हैं अहंकार की अवस्था। अहंकार की अवस्था किस में आएगी? इसी में है, प्री कन्वेंशनल में। ओके, प्री कन्वेंशनल में ही है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे जब होते हैं तभी उनमें ईगो सेंट्रिक वाली भावना होती है। अब अहंकार से आप वो घमंड वाला मत जोड़ लीजिएगा, क्योंकि ये बच्चा इतना छोटा है, वो क्या ही घमंड करेगा, उसे कुछ पता भी नहीं है रियलिटी। फिर क्या है अहंकार की अवस्था? अहंकार मतलब ये यहाँ पे, इससे ईगो बोलते हैं इसे। इसे ऐसे रिलेट यहाँ पे किया गया है, वर्ड भले यूज़ हुआ है ईगो अहंकार,
वो मतलब कि अपने आप को खुद को सुपीरियर रखेगा। वो जो खुद है, खुद के ऊपर ही ध्यान रखेगा, उसका जो ध्यान होगा वो खुद के ऊपर ही होगा, जो कुछ हो उसके साथ ही हो, जो कुछ मिले उसको ही मिले, ऐसा वो ध्यान रखेगा, मतलब खुद को प्रायोरिटी देगा। ये होता है ईगोसेंट्रिक, खुद के ऊपर ध्यान रखना। इस अवस्था में बालक के चिंतन का स्वरूप थोड़ा सा बदल जाता है। जो उसके थिंकिंग का जो मॉडल था वो क्या हुआ, चेंज हो गया। इस आयु में बालक थोड़ा सा बड़ा हो जाने के कारण अपनी आवश्यकताओं इच्छाओं को समझने लगते हैं। उनकी जो नीड है और जो उनकी इच्छा है उनको क्या करने लगते हैं, वो समझने लगते हैं। फिर उन्हीं को समझते हैं, उन्हीं को प्रायोरिटी देते हैं। इसीलिए इनको ईगो सेंट्रिक बोला गया है। यही मेन है, अपनी आवश्यकताओं को समझना और उनको वही क्या करना, प्रायोरिटी देना, यही है ईगो सेंट्रिक। अब उसके द्वारा किए गए अधिकांश कार्य ऐसे होते हैं जो उसकी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। ऐसा नहीं वो कुछ काम ऐसे यूं ही कर रहा है, उसकी उसकी जो नीड है उसको पूरी करने के लिए क्या कर रहा है, वो उस काम को कर रहा है। जैसे देखिए, चोरी करना हो गया। चोरी करना जैसे ये मान लीजिए कहीं चॉकलेट रख दिया गया, अब उसको उसका मन कर रहा है कि नहीं मुझे खाना ही है। फिर वो क्या करेगा, खुद के लिए वो चुराएगा, मतलब उसकी आवश्यकता को पूरी करने के लिए वो चुराएगा। तो यही होता है ईगोसेंट्रिक, वो जो भी करता है अपने खुद के लिए करता है। फिर आ गया प्रशंसा की अवस्था। एक तो अहंकार की अवस्था, दूसरा प्रशंसा की अवस्था। मतलब कि अहंकार की अवस्था खत्म होता है, ये प्री कन्वेंशनल स्टेज जो है वो खत्म होता है। अब यहाँ से शुरू होता है प्रशंसा की अवस्था से कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है, कन्वेंशनल वाला यहाँ से शुरू होता है। अब चलिए देखते हैं, नैतिक विकास की तीसरी अवस्था में होती है, ये तीसरी अवस्था है। क्योंकि आपको पता है कन्वेंशनल में दो थे, प्री कन्वेंशनल में दो थे, प्री वाले में दो थे, वो दो खत्म हुए। एक कौन था, एक तो आ गया आज्ञा एवं दंड, और दूसरा आ गया ईगो सेंट्रिक वाला, अहम की भावना वाला। फिर है तीसरा स्टेज शुरू होता है प्रशंसा की अवस्था, ये कन्वेंशनल वाला है। और इसमें देखते हैं क्या होता है, इसमें यही होता है कि बच्चा कोई भी काम करेगा खुद को उसको जो है एप्रिसिएशन मिले, इसीलिए वो करेगा। नैतिक विकास की तीसरी अवस्था में होती है जब बालक किसी कार्य को इसलिए करना चाहता है क्योंकि दूसरे लोग उसकी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, इसलिए वो कार्य को करना चाहेगा। अब वो किस एज में आ गया, 6 to 12 वाले एज में, जिसे चाइल्डहुड वाला स्टेज बोलते हैं। इसके बाद इस अवस्था में अब दूसरा सामाजिक प्रशंसा एवं निंदा के महत्व को समझने लगता है। वो समझता है कि सामाजिक प्रशंसा क्या होती है, निंदा क्या होता है, तभी तो वो प्रशंसा के लिए अब कार्य को करने लगता है। और देखिए, किसी चीज़ के लिए भी वो करे, चाहे वो दंड की वजह से करे, चाहे वो प्रशंसा के लिए, चाहे वो इगोसेंट्रिक, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है, ओवरऑल मिला के नैतिकता तो आ ही रही है। ये होता है डायरेक्टली तरीके से नैतिकता ही आ रही है। फिर चलिए देखते हैं सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, ये भी किस में है, कन्वेंशनल में है। इस हर पार्ट में दो दो है ना, तो एक हम पढ़े प्रशंसा, दूसरा पढ़े सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। अब देखते हैं इसमें क्या है। प्रशंसा के लिए वो अगर कुछ काम कर रहा है, इसका मतलब वो समाज में अच्छा दिखाना, मतलब अच्छा बना रहना चाहता है, तो मतलब क्या है, समाज के सम्मान भी वो करेगा। नैतिक विकास की चौथी अवस्था होती है, और बड़ी महत्वपूर्ण अवस्था होती है। कोलबर्ग के अनुसार समाज में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये किसने बोला है कि समाज में अधिकांश लोग नैतिक विकास की इसी अवस्था तक पहुँच पाते हैं। इन्होंने बोला है कि समाज में अधिकांश जो लोग हैं नैतिक विकास की इसी अवस्था तक पहुँच पाते हैं, इससे ऊपर नहीं जा पाते हैं। इस अवस्था में प्रवेश करने से पहले बालक क्या होता है, समाज को इसलिए महत्वपूर्ण मानता था क्योंकि समाज से उसे अपने व्यवहार के लिए स्वीकृति और प्रशंसा मिलती थी। क्योंकि आपको पता है कि मैं बोली ना अभी, जैसे प्री कन्वेंशनल है, पोस्ट कन्वेंशनल है। इसको पहले तो 0 से 6, 6 से 12 और 12 से 18, लेकिन इसमें भी तो बटा है, मैं बोली ना 3-3 साल, इसमें दो, जब एक में 2 पार्ट हुआ, ये टोटल टाइम कितने का हुआ, 6 साल का हुआ। जब एक में 2 पार्ट है तो ये 3 साल बटेगा नहीं। तो पहले 3 साल का था वो किस लिए था, प्रशंसा के लिए था। अब जो है 3 साल, अब बाद वाले मतलब चाइल्डहुड के उत्तर वाले अवस्था जिसे बोलते हैं, इसमें क्या है, पहले वो प्रशंसा के लिए करता था, लेकिन अब वो अपना कर्तव्य मानने लगेगा। क्योंकि अब वो देखो, इस अवस्था में प्रवेश करने से पहले बालक, वही मतलब कि उसकी बात हो रही है प्रशंसा वाले स्टेज में, बालक समाज को इसलिए महत्वपूर्ण मानता था क्योंकि समाज से उसे अपने व्यवहार के लिए स्वीकृति एवं प्रशंसा मिलती थी। मतलब कि ये जो 6 साल से स्टार्ट होगा, 6 से 9 वाला स्टेज है, ये मिलती थी। लेकिन वो चेंज हो गया। लेकिन वह अब वह समाज को स्वयं में एक लक्ष्य मानने लगता है, ठीक है, मानने लगता है। अब समाज को क्या मानने लगता है, एक लक्ष्य मानने लगता है, अपना कर्तव्य मानने लगता है। वह समाज और उसकी प्रथाओं, परंपराओं और नियमों में आस्था विकसित करने लगता है। वो ऐसा नहीं है कि बोझ की तरह काम कर रहा है, उसे आस्था आ जाती है उसे। फिर है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना चाहता है, वो अपने मन से अब कार्य करने लगा। इस अवस्था में कोई अच्छा कार्य इसलिए करना चाहता है क्योंकि वह उसका कर्तव्य है, ये सोचता है। जब मन से कर रहा है तो वो अपना कर्तव्य अब समझने लगता है, क्योंकि अब वो बड़ा हो रहा है।
अब चलिए देखते हैं थर्ड वाला, सामाजिक समझौते वाला। वहाँ पे क्या था, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। अब यहाँ पे जब समझौता आ जाएगा और विवेक आ जाएगा, ये हो जाएगा पोस्ट कन्वेंशनल। इस अवस्था में पहुँचने पर व्यक्ति के नैतिक चिंतन की दिशा काफ़ी परिवर्तित हो जाती है। व्यक्ति पारस्परिक लेन देन में आस्था रखने लगता, मतलब अब उसकी फ्रेंडशिप बढ़ रही है। लेन देन में आपको पता ही होगा कि फ्रेंड बनाते हैं किशोरावस्था में, और ये लगभग किशोरावस्था ही है। वह यह मानकर चलता है कि व्यक्ति व समाज के बीच एक समझौते का संबंध है, बिल्कुल, कि हम समाज का रिस्पेक्ट करेंगे, समाज हमारा रिस्पेक्ट करेगा, वो समझौता है, ये मान के चलने लगता है। फिर है विवेक की अवस्था। अब विवेक है तभी तो समझौता के लिए बात कर रहा है वो। नैतिक विकास की छठी और अंतिम अवस्था है। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि नैतिक विकास की अंतिम अवस्था है। विवेक जो बुद्धि होता है वो अंतिम में आता है, इंटेलिजेंस अंतिम में आता है, तो इसलिए ये जो नैतिक विकास मतलब कि बुद्धि की अवस्था है या विवेक की अवस्था है, इसको लास्ट में आप रखिएगा, क्योंकि आप ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिए कि जो विवेक है, बुद्धि है, वो लास्ट में आती है जब हम संघर्ष करके सीख चुके होते हैं। क्योंकि इस अवस्था में पहुंचने पर व्यक्ति नैतिकता के संबंध में आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण विकसित कर लेता है। जो अपने दृष्टिकोण होते हैं सब्जेक्टिव वाले, वो क्या कर लेता है, वो विकसित कर लेता है। वह अच्छे बुरे उचित अनुचित के संबंध में अपना व्यक्तिगत विचार भी रखने लगता है। उसके मन में जो चल रहे होते हैं उस रखने भी लगता है। इस अवस्था में केवल वे ही आचरण उसके लिए नैतिक होते हैं जिन्हें उसे विवेक का समर्थन, मतलब अपना अब क्या कर रहा है वो, नैतिकता के लिए अपना माइंड यूज़ कर रहा है। वो उन्हीं काम को नैतिक समझेगा जिसमें उसका जो माइंड होगा वो साथ देगा, वो बोले अपने दिमाग उसका उसको क्या करेगा, समर्थन देगा, उसी कार्य को वो नैतिक समझेगा। फिर है क्रियात्मक विकास, जिसे बोलते हैं मोटर डेवलपमेंट। क्रियात्मक विकास में वही थोड़ा सा समझ लीजिए, ये तो सबको ही लगभग आता होगा, एक्टिविटी से होता है ये। क्रियात्मक जो विकास होता है वो एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। चलिए इसमें देखते हैं क्या होता है। वही जो बच्चे धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं, धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं, धीरे हाथ हिलाना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे बोलना मतलब कि दौड़ना शुरू करते हैं, यही होता है क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास से तात्पर्य बालक के भीतर क्रियात्मक क्षमताओं, मतलब मोटर जो एबिलिटीज़ है, कार्य करने की जो क्षमता है वो, और कार्य करने की जो स्किल्स हैं वो, उनमें क्या होता है, विकास होता है, यही है क्रियात्मक विकास। इसके द्वारा बालक अपनी मांसपेशियों को नियंत्रित करना सीख लेता है। अब इतना आप जान गए हैं ना, तो इससे कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप बना लेंगे अपने अकॉर्डिंग कि क्या होता है, अपने अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेंगे आप। इसके द्वारा बालक अपनी मांसपेशियों को नियंत्रित करना सीखता है। कैसे कैसे किस स्टेज में करता है, यही होता चला जाता है। आपको तो पता ही होगा किस स्टेज में बच्चे चलना शुरू करता है, किस में बोलना शुरू करता है, किस में दौड़ना शुरू करता है, किस में स्कूल जाने लगता है, तो यही सब है क्रियाएँ इसमें। क्रियात्मक विकास में सारे जो विकास होते हैं, मतलब कि ये जो पहला चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इससे जो भी क्वेश्चन बने हैं अलग अलग स्टेट के, सीटेट के, सारा मैं कल की वीडियो में लेके आऊँगी। हालांकि वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो, लेकिन सारे क्वेश्चन एक ही में करवा दूँगी। फिर चलेंगे अगले चैप्टर पे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी 1 दिसंबर को ही है, ज़्यादा लंबा नहीं, मतलब कि है नहीं। और देखिए ये टेट और वर्सेस स्टेट टेट वाला जो चल रहा है मामला, सीटेट वर्सेस, अगर मान लीजिए सीटेट जो है क्या होता है, इनवैलिड होता है, इनवैलिड तो नहीं कहेंगे इसको, मान लीजिए स्टेट में किसी वैलिड नहीं रहता है, तो जो केवीएस है, एनवीएस है, इनके लिए तो ये चलता ही रहेगा, क्योंकि ख़त्म तो होने वाला है नहीं सीटेट ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जो केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसीज आते हैं, आपको पता होगा केवीएस कितनी अच्छी वैकेंसी होती है, जो भी वैकेंसी आती है उनके लिए तो सीटेट चलता ही रहेगा, इसलिए इसे इनवैलिड नहीं बोला जाएगा। बस इतना बोला जाएगा किसी किसी स्टेट में हो सकता है कि इनवैलिड हो जाए, या फिर देखिए क्या अभी जजमेंट क्या आता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। बीएड बीटीसी वाले में देखिए क्या लोग सोच रहे थे और क्या ही हो गया। ओके, आप सभी पढ़ाई पे ध्यान रखिए। वैसे भी अभी हो सकता है, आपको पता होगा ये जो कोर्ट केस चलता है इसमें जो जजमेंट होता है वो 3 मंथ के अंदर देना होता है, तो हो सकता है एग्ज़ाम के बाद तक कर देंगे, या फिर एग्ज़ाम एकदम पास में आ जाए तब दे दें, और सीटेट के हक़ में भी जजमेंट आ जाए और आप इस चक्कर में ना पढ़ पाएँ कि क्या होगा। तो इसलिए अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो यकीन मानिए आप जो थ्योरेटिकल मतलब ब्रॉड पढ़ेंगे तो उसमें जो फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है उसको आप यूँ ही कर लेंगे। तो ये केवल सीटेट की तैयारी नहीं हो रही है इस वीडियो से, आपका जो स्टेट टेट है, जो यूपी टेट है, बिहार का टेट है, इसके बाद या फिर आएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर सीटेट इनवैलिड हुआ तो बिहार का पहले टेट होगा, फिर ही TRE 4 TRE 5 की वैकेंसी आ पाएगी। तो ये सब जो स्टेट के टेट हैं आप सिलेबस उठा के देख लीजिएगा कि लगभग इक्वल है सब में, CDP साइंस वही जो सब कुछ है, क्योंकि NCERT ने ही डिज़ाइन किया है सबके लिए, तो सेम ही सिलेबस है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।